नमस्कार साथियों। YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले प्राचीन समय में, बहुत पुराने ज़माने में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? आखिर वो कौन से कारण थे, क्या वजह थी, हमारी क्या उपलब्धियां रही है जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो साथियों, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास में जाना होगा। वहाँ से हमें ढूंढना होगा कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था। तो साथियों, ये यहाँ के 3 शिक्षण संस्थान, पुराने ज़माने में भारत के 3 शिक्षण संस्थान ऐसे थे जिसके बल पे हमने ये रुतबा हासिल किया। इसमें सबसे पहला था तक्षशिला। तक्षशिला वैसे तो अभी पंजाब में पड़ता है, रावलपिंडी, पंजाब रावलपिंडी में तक्षशिला की जगह है। लेकिन कभी तक्षशिला गांधार की राजधानी हुआ करता था। गांधार यानी आज का अफगानिस्तान, और आज का अफगानिस्तान प्राचीन समय में भारत का ही अंग था। वो तक्षशिला की हम बात कर रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से भी पहले की बात है, यानी बौद्ध युग से भी पहले की बात है, जब तक्षशिला ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करता था। यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ ऐसी पाठशाला थी जिसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में पूरे भारत के लोग, मगध, वैशाली, वत्स, कौशल, अवंती जनपद के छात्र तो पढ़ने जाते ही थे, बल्कि सेंट्रल एशिया के सभी देशों के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पे वेद वेदांगों के साथ ही, व्याकरणों के साथ ही, यहाँ पे साहित्य और भाषा के साथ साथ यहाँ पे विज्ञान, विभिन्न तरह की औषधियों का निर्माण, यहाँ पे सर्जरी, यहाँ पे रासायनिक शोध के बारे में पढ़ाया जाता था। तो चूँकि दुनिया, कम से कम एशिया के सभी देशों के, अधिकांश देशों के लोग यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, इसलिए तक्षशिला का बहुत सम्मान था उस समय में। और एक दुनिया का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान उस समय था जिसमें कि अन्य, न केवल स्थानीय लोग बल्कि अन्य देशों के लोग भी आकर के पढ़ते थे। तो ये थी तक्षशिला। तक्षशिला का ये गौरव मौर्यों के समय तक रहा। आपको बताते चलें कि चाणक्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, चाणक्य भी यहीं के पहले छात्र थे और बाद में यहीं शिक्षक हुए। चाणक्य ही नहीं, पाणिनि, जिन्होंने योग, पतंजलि, पाणिनि आदि ने भी यहीं शिक्षा ग्रहण की और यहाँ शिक्षण भी किया। तो ये गौरव था तक्षशिला का। ये गौरव लंबे समय तक चलता रहा, बौद्ध युग से पहले से चलता रहा। यानी वैदिक युग के बाद जब हम लिखित इतिहास में आते हैं तो हमें तक्षशिला एक विश्वविद्यालय के रूप में मिलता है, और ये इसका गौरव लंबे समय तक चलता रहा। यानी मौर्य युग के बाद भी तक्षशिला लोग जाते रहे, वहाँ से स्नातक बन के आते रहे। और यहाँ की खासियत ये थी कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ युद्ध विद्या में भी प्रवीण किया जाता था। यहाँ के लड़ाके, यहाँ के छात्र अच्छे संस्कारी और अच्छे ज्ञानवान के साथ साथ लड़ाकू भी हुआ करते थे, योद्धा भी होते थे। आपको जानकर हैरत होगी, जब वैशाली और मगध की लड़ाई हुई थी यहाँ पे बिम्बिसार के समय में, तो उस समय दोनों ओर के जो सेनापति थे, दोनों ओर के जो सेनानी थे, वो तक्षशिला से ही पढ़े हुए थे। और ये गौरव तक्षशिला का तब तक रहा जब तक 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद, 3री शताब्दी के बाद गुप्तों के युग में, गुप्तकालीन भारत में, जब नालंदा में, जब बिहार, मगध के नालंदा में जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो गई।
नालंदा विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला का तो हमने आपको बता दिया। इस तरह से अब नालंदा चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना एक बौद्ध मठ के रूप में हुई थी, बौद्ध विहार था वो। श्री गुप्त वंश के तीसरे चौथे चौथे या पांचवें शासक थे, राजा का नाम था स्कंदगुप्त। उन्होंने वहाँ उस बौद्ध मठ को उन्होंने एक शिक्षण संस्थान के रूप में डेवलप करना शुरू किया, और उन वहाँ के छात्रों को रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए, शिक्षकों की के वेतन आदि के लिए इन्होंने कुछ गांव दान में दे दिए उस मठ को। और उस कुछ गांव दान दिए, उस गांव का जो रेवेन्यू, जो टैक्स मिलता था, उससे वहाँ के छात्र पढ़ते थे। और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया बौद्ध मठ। और जब ह्वेनसांग 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत आया, तो ह्वेनसांग उस विश्वविद्यालय को देख करके दंग रह गया था। वहाँ 10,000 छात्र, ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उस बौद्ध मठ, उस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे। और उन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। और छात्रों की जो एंट्री होती थी, जो प्रवेश होता था, उसकी एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। 3 जगहों पे सबसे पहले उनको गेट पे, उनके साथ गेट, जो बौद्ध मठ का जो प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार पे उनसे ज्ञान विज्ञान के बारे में उनसे पूछा जाता था, सवाल किए जाते थे। उस सवाल में जब छात्र उत्तीर्ण होता था, तब उसको गेट के अंदर प्रवेश दिया जाता था। गेट के अंदर प्रवेश होने के बाद, मतलब उस परीक्षा से वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जाने का अधिकारी होता था, एडमिशन का नहीं। जब उसका गेट के अंदर एंट्रेंस हो जाता था, तब वहाँ पर शिक्षक उसकी परीक्षा लेते थे। और शिक्षक की परीक्षा में जब उत्तीर्ण होता था, तो जो वहाँ के प्राचार्य थे, वो उसका मौखिक, मतलब ओरल टेस्ट लिया करते थे। तो इस तरह से 3 परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद, कभी कभी तो कहा जाता है कि 7-7 परीक्षा देना पड़ता था, तब जाकर छात्र को वहाँ प्रवेश मिलता था, तब जाकर के उस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। और जब ह्वेनसांग भारत आया था, तो ह्वेनसांग वहाँ पर 3 साल तक छात्र के रूप में छात्र के रूप में वहाँ रहा था। ह्वेनसांग को भी उसमें प्रवेश करने के लिए इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। और कहा जाता है कि एक बार वो फेल हो गए थे, फिर उन्होंने दोबारा ट्राई किया था, और दोबारा वो पास होकर के प्रवेश उनका हुआ था, और वो जा करके वहाँ शिक्षण उन्होंने किया था। 3 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ह्वेनसांग फिर उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक बने थे। ह्वेनसांग जब यहाँ से गए, तो उन्होंने एक किताब लिखी, सी यू की। ये चाइनीज भाषा है, इसका हिंदी में अर्थ होता है पूरब की कहानी। और उस पूरब की कहानी में उन्होंने हर्षवर्धन के समय के भारत का पूरा जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में जो 10,000 छात्र थे, उसमें भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा चीन, कंबोडिया, मलाया, जमद्वीप, उसके बाद इंडोनेशिया, जो आज जावा जिसको कहते हैं, सुमात्रा, बाली, उसके बाद मध्य एशिया के सभी देशों के छात्र वहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। और चूंकि जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो वहाँ बौद्ध धर्म के विभिन्न शास्त्रों के अतिरिक्त वेद वेदांग तो पढ़ाई होती ही थी, साथ में रसायन, भौतिकी, वैदिक गणित, ये सब पढ़ाई जाती थी। और इसके साथ साथ वहाँ मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई होती थी। ये था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय का ये गौरव 12वीं सदी के अंत तक रहा, जब 1192 के बाद वहाँ पे तुर्कों ने आक्रमण जब किया। तुर्क कहते हैं कि 1292, एक तो तुर्क था बख्तियारुद्दीन खिलजी। बख्तियारुद्दीन खिलजी आया था जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर 1191-92 में जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और भारत पे उसने भारत पे का शासक उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, और भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो बख्तियारुद्दीन खिलजी जो तुर्की था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में भर्ती होने के लिए भारत आया था। लेकिन
किसी कारण से उसको वहाँ पे जगह नहीं मिली, तो वो आकर के आधुनिक यूपी के मिर्ज़ापुर के आसपास किसी तुर्की राजा के तुर्की सेनापति के साथ वो शामिल हो गया, और धीरे धीरे उसने अपनी एक अलग फौज बना ली। और कहते हैं कि 11 करीब 1192 के बाद की बात है ये, 97-98 में उसने केवल 500 घुड़सवारों के साथ नालंदा तक चढ़ाया। नालंदा पर जब आया तो वहाँ वो बीमार हो गया, नालंदा में आकर के बीमार हो गया। बीमार होने के बाद जो उसके साथ जो हकीम वगैरह आए थे, कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। तब उसने वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक आयुष चिकित्सा के एक शिक्षक हुआ करते थे, उस शिक्षक को, शायद श्रीभद्र उनका नाम था, तो उन्होंने श्रीभद्र को मैसेज भिजवाया। तो श्रीभद्र साहब बाहर आए और उन्होंने उसका बख्तियारुद्दीन खिलजी का इलाज किया। उस इलाज से सही हो गया, लेकिन इतना कृतज्ञ था, इतना एहसान फरामोश था बख्तियारुद्दीन खिलजी कि इलाज जब वो दुरुस्त हो गया, सही हो गया, तब उसने उसी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्या कर दिया, वहाँ तो सब शिक्षक थे और छात्र थे, उनको क्या पता था कि ये जो है लड़ने मरने की भी नौबत आएगी। तो उसने बख्तियारुद्दीन खिलजी ने सभी, पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय के बाहर जो बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, बौद्ध साधु वगैरह थे, सबको काट दिया, हजारों कत्लेआम किया। फिर उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, वहाँ 7 लाइब्रेरी थी, सभी लाइब्रेरी में उसने आग लगा दी। और वहाँ इतनी पांडुलिपियाँ थी कि वो उसके जलने में 3 महीने तक वो धू जलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की जो पांडुलिपियाँ थी और जो वहाँ के बाकी चीज़ें थी, वो 3 महीने तक धू करके जलती रही, और वो वहाँ पर अट्टहास करता रहा, वहाँ कत्लेआम मचाता रहा। कहते हैं कि वहाँ जो पढ़ने वाले चीन, खासकर तिब्बत के जो छात्र थे, उन्होंने बहुत सारी पांडुलिपियाँ, बहुत सारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ, सब अपने साथ, अपने सीने में, अपने आस्तीन में, अपने कपड़े के नीचे छिपा कर वहाँ से भाग गए, वहाँ से चले गए। अच्छा किया उन्होंने, और वो ले जा करके तिब्बत पहुँच गए। तब जा करके एक समय ऐसा आया जब तिब्बत बौद्ध धर्म का केंद्र बना था, बौद्ध ग्रंथ का, ज्ञान विज्ञान का, और इसलिए कि नालंदा से सारी चीज़ें वो लेकर वहाँ से सुरक्षित चले गए थे, जो कुछ भी ले जा पाए थे। तो एक तो ये विश्वविद्यालय नालंदा का था। और कहते हैं कि जो उन्होंने इसकी स्थापना तो स्कंदगुप्त ने की थी 4वीं सदी में, लेकिन जब हर्षवर्धन हुए थे राजा, पूरे उत्तर भारत का राजा जब हर्षवर्धन हुए और पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को अपने संरक्षण में ले लिया। और यहाँ उन्होंने जो है 100 गाँव, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम 100 गाँव कर दिया, 100 गाँव का राजस्व कर दिया। उसमें 1 लाख रुपए की आमदनी होती थी उस 100 गाँव से, और जिससे नालंदा विश्वविद्यालय का सब कुछ चलता था। वहाँ छात्रों के लिए वहाँ छात्रों के रहने के लिए छात्रावास थे, और उन छात्रावास में 1000 छात्र रह सकते थे। शिक्षकों के लिए वहाँ था, मतलब बोर्डिंग स्कूल था, ये समझ लीजिए आप, डे एंड नाइट बोर्डिंग। वहाँ छात्र शिक्षक सभी विश्वविद्यालय के अंदर ही रहते थे। तो इस तरह से बख्तियारुद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, जो विश्व के ज्ञान और विज्ञान का पठन पाठन का केंद्र था। क्योंकि वहाँ दुनिया भर के लोग आकर के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, इसलिए विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्षवर्धन के बाद पाल राजाओं ने, धर्मपाल वगैरह ने भी इस विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया, और वो चलता रहा। लेकिन बख्तियारुद्दीन खिलजी ने जिस तरह इसको तहस नहस कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही आधुनिक भागलपुर के विक्रमशिला में महिषौथ नाम का शायद कोई जगह है, उस जगह पे पाल वंश के राजाओं ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जस्ट लाइक नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पे ही वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय को भी वही गौरव प्राप्त हुआ जो नालंदा को प्राप्त हुआ और जो पहले तक्षशिला को प्राप्त था। ह्वेनसांग जब यहाँ से भारत से गए हर्षवर्धन के समय में, और जब उन्होंने सियुकी लिखी, तो तब तक वो विश्वविद्यालय, उसका मेंशन उसमें नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय तो था, लेकिन वो विक्रमशिला नहीं बना था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था, पाल वंश के राजाओं ने।
इसलिए उसके बाद उल्लेख आया है। और उस विश्वविद्यालय को भी वहीं था, वहाँ पर मैं करीब 2000 छात्र पढ़ते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, और 500 के से करीब शिक्षक थे। तो वो भी ऐसे ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, दुनिया भर के लोग बच्चे वहाँ आकर के पढ़ते थे। और एक समय ऐसा आया जब पाल वंश के राजाओं ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबंधन भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हाथों में, वहाँ के टीचर के हाथों में आ गया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय तो 3री शताब्दी में ही, 4ठी शताब्दी में ही बन गया था, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो बना 9वीं शताब्दी में। लेकिन दोनों का अंत लगभग एक ही समय में हुआ। बख्तियारुद्दीन खिलजी, यही बख्तियारुद्दीन खिलजी जब नालंदा को दूषित करने के बाद जब आगे बढ़ा, तो उसको पता चला कि भागलपुर में, आधुनिक भागलपुर के विक्रम में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। वो अपने घुड़सवारों के साथ वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँचने के बाद उसने जिस तरह से नालंदा को दूषित किया, ध्वस्त किया, उसी तरह से उन्होंने विक्रमशिला को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे भी वहाँ भी उसने ऐसे ही आग लगा दी, ऐसे ही उसने जलाकर राख कर दिया। तो साथियों, ये 3 जगह, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये चूँकि उस समय पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे। जब यूरोप के लोग, जब अमेरिका के लोग, जब उन्होंने कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था, यानी जब उन्होंने सभ्यता के क्रम में, विकास के क्रम में, जब वो पहली से ही शुरुआती पायदान पे जब थे, तब हमारा भारत इतना समुन्नत था कि हम विश्वविद्यालय बनाते थे, हम रासायनिक शोध करते थे, हम परमाणु के बारे में चर्चा करते थे, हम अणु के बारे में चर्चा करते थे, हम सर्जरी के बारे में चर्चा करते थे, हम लोगों के कटे हुए अंग को जोड़ने की बात करते थे, जोड़ते थे। तो ये था हमारा प्राचीन ज्ञान, और हमारे ज्ञान, प्राचीन ज्ञान विज्ञान के ये तीनों हमारे केंद्र थे, जहाँ दुनिया के लोग आकर पढ़ते थे। इसलिए भारत विश्व का गुरु कहलाता था, इन 3 शिक्षण संस्थानों की बदौलत। साथियों, वैसे तो और भी कई शिक्षण संस्थान हुए, और भी कई ऐसे धर्म उपदेशक हुए, और भी ऐसे कैसे महामानव पैदा हुए भारत में, जिन्होंने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। लेकिन एक केंद्र के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ने हमारे देश को वो गौरव दिया, जो गौरव आज तक दुनिया के किसी और देश को प्राप्त नहीं हुआ। साथियों नमस्कार। आज की कड़ी में इतना ही। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।